Hello all my dear students, a wonderful good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am present here with a new topic of your chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation. And it is, we can say that conclusion video of both intra-allelic or we can say that intragenic as well as intergenic gene interactions. So gene interaction, as you know that there was two types, intragenic as well as intergenic. So it's take a lot of time to be completed, but I hope that after watching all the videos you will able to understood both intergenic as well as intragenic gene interaction. So in the sequence of that, in the order of that, today we will discuss about the last gene interaction, or we can say that last gene type, that is what collaborative genes. If non-allelic pair of a gene present in dominant form, here both the gene will express, and if they interact with each other they will form new combination. कहने का मतलब क्या हुआ, कोलाबोरेटिव जीन का मतलब क्या हुआ, एक साथ वर्क करेंगी, कोलाबोरेशन में रहेंगे. होता ना कि लोग कहते हैं कि आपका जो कोलाबोरेशन है, आपका जो एक दूसरे से सहयोग करने की भावना है वो आप में होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, टीचर्स में होनी चाहिए. तो वही यहाँ पे जीन के पास भी होता है. जीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स. जो जीन हैं वो सेम लोकस पे हैं या डिफरेंट लोकस पे हैं किसी भी क्रोमोसोम में. दे इंडिपेंडेंटली शो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन. तो ध्यान क्या रखना है, मान के चलते हैं बेटा ये दो जीन थे, ठीक है, ये सामने आपके दिख रहे हैं दो जीन थे, ये दोनों जीन अगर डोमिनेंट स्टेट में है तो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, और इनके बीच में अगर इंटरेक्शन हो गया तो ये तीसरा ट्रेट बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं. सो दैट डेफिनेशन इज ऑलरेडी रिटन ऑन योर बोर्ड, दैट व्हाट इज कोलैबोरेटिव जीन, two non-allelic gene which are not only able to produce their effect independently when present in the dominant state but can also interact to form new trait. It means that if there was a two non-allelic gene, both the genes will express their characters in dominant stage, and when they will interact with each other they will form new combination. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स व्हाट वी कैन से, हम इसको आसान सी भाषा में क्या कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं बेटा, जीन प्रेजेंट्स ऑन सेम और डिफरेंट लोकस, सेम और डिफरेंट लोकस ऑन अ chromosome will express independently. बहुत सिंपल सा है बेटा. क्या यहाँ से आप देख सकते हैं जो इधर हमने डेफिनेशन लिखी है इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है. क्या इधर हमने लिखा था, टू नॉन एलिलिक जीन विच आर not only able to produce their own effect independently when present in dominant state but can also form new combination. Here genes present on the same or different locus on a chromosome will express independently. यानी जीन अगर एक ही लोकस पे हैं तो भी, अगर वो एक से अधिक लोकस पे हैं तो वहाँ पे भी वो एक्सप्रेस करेंगे. What is the example of this collaborative gene? We will take the example here, comb type poultry, comb type of poultry, या हम कह सकते हैं coat color of fowl. ठीक है, यानी जो मुर्गे हैं उनका जो कोट कलर है, आपने देखा होगा अलग अलग तरह के फाउल्स को, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऐसा लगता है सिर के ऊपर एक चोटी सी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके आगे कुछ स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्किन होती है, वो रोज हो सकती है, वॉलनट टाइप की हो सकती है, वाइट हो सकती है. वी विल जस्ट ऑब्जर्व ऑल दीज बाय मीन्स ऑफ अ ब्यूटीफुल डायग्राम इन द नेक्स्ट स्लाइड. स्लाइड के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या कोट कलर पॉसिबल है, कहाँ,
पोल्ट्री में. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोलैबोरेटिव जीन एंड देयर एग्जांपल यू विल कंसीडर कोम्ब टाइप ऑफ पोल्ट्री और वी कैन राइट कोट कलर ऑफ फाउल. वी कैन टेक द एग्जांपल्स हियर एंड कोलैबोरेटिव जीन की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी कह चुका हूं आपको. अगर दो जीन हैं, दोनों डोमिनेंट स्टेट में हैं, तो दोनों के दोनों फिनोटाइप में एक्सप्रेस करेंगे, दोनों के दोनों क्या करेंगे, ऑफ स्प्रिंग में एक्सप्रेस करेंगे, और अगर उनका इंटरेक्शन हो गया दे विल फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशन. नाउ वी विल जस्ट अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट बाय मींस ऑफ ए क्रॉस. ओके बेटा, यहाँ से देखिएगा, अगर पहली पॉसिबिलिटी यहाँ से दिखती है आपको P और दूसरा P, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, R, यहाँ पे स्पेस जो है, here P may be dominant, P may be recessive. So if this combination here, then we will get P type coat. हमको किस टाइप का कोट मिलेगा? P type coat. Second possibility is here that if both P are small, one R is capital, and second it may be capital or it may be small. यानी जैसे यहाँ पे हमने लिया था कैपिटल P था, दूसरा P कैपिटल होता या स्मॉल होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. उसी तरह से यहाँ पे आर स्मॉल था, अब इसी का रिवर्स उल्टा हमने ले लिया, आर को यहाँ कैपिटल कर लिया, दूसरा स्मॉल हो या कैपिटल हो फ़र्क नहीं पड़ता उससे, और पी जो यहाँ पे डोमिनेंट था यहाँ पे क्या हो गया, रिसेसिव. देन व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन? तो बेटा यहाँ पे मिलेगा आपको रोज टाइप, सॉरी किस टाइप का मिलेगा आपको? रोज टाइप. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? If one P is capital, other is small or capital, one R is capital, other is small or capital, then what will be the combination here? The combination will be here walnut type. किस टाइप का मिलेगा आपको? walnut type. Last possibility क्या है? Both are recessive. Then we will get here single coat color. Single coat color. Okay, all these combination you will see with the help of diagrams. वहाँ से मैं आपको बताऊंगा बेटा. तो possibility क्या है, ध्यान दीजिए. Here P and R both capital. These two genes are capital. That's why they will interact with each other and form third walnut type. Here देखिए, यहाँ से देखिए, if P is capital यानी यहाँ पे जीन कैपिटल है, डोमिनेंट स्टेट में है, इस वजह से ये पी टाइप का हो गया. यहाँ पे ये आर डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था, इस वजह से रोज टाइप का हो गया. यहाँ पे दो डोमिनेंट थे, इस वजह से तीसरा बन गया वॉलनट टाइप का. यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट नहीं था, इस वजह से कोई स्पेसिफिक कलर हमको नहीं मिला. सो वी विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट बाय मीन्स ऑफ अ ब्यूटीफुल क्रॉस. Yes, all dear students, you can see from here various pics of various combination of the fowls. You can see the first one walnut type, second one is here single, that is also known as leghorns. So this one beautiful diagram is just for you. Again see the next two, those are in front of you, again rose type, and you will also see beside this rose type another one, that is P type. It's in front of you once again, first rose type and second one is here P type. P type is also known as what? Brahmas. And you can see the rose type Rhinodots. Yes, now all dear students, you can see various possibilities here, and in front of you this is given in which a particular gene is dominant, and in another case both one is dominant, and in another case, that is the last one, none of these were dominant. तो अगर हम यहाँ से देखें, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर R हमारा डोमिनेंट है, इसके बाद जो R आएगा स्पेस दिख रहा है उसमें कैपिटल स्मॉल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. इसी तरह से दूसरा और तीसरा है, और लास्ट आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं. चलो यहाँ से क्रॉस के माध्यम से देखते हैं. दिस वन इज P P R R. दिस इज व्हाट? P टाइप. अगर यहाँ पे बेटा P कैपिटल है तो ये P टाइप है. दूसरा, अब P यहाँ पे कैपिटल लिया तो यहाँ पे स्मॉल ले लीजिए, तो R R P P. दिस वन इज व्हाट?
rose type, and as you know all these are the condition of P generation. ये P generation की condition यहाँ से आपको दिखाई गई है. हम क्या कर रहे हैं, P टाइप और रोज टाइप. P टाइप में कैपिटल P है और रोज टाइप में कैपिटल R है. वी विल क्रॉसिंग ऑल दीज. ओके बेटा, तो अब यहाँ से आप सभी को पता है व्हाट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. यहाँ से गैमेट बनेंगे, यहाँ से भी आप गैमेट बनाओगे तो गैमेट्स क्या बनेंगे, 1p कैपिटल एंड अदर स्मॉल. हाउ मैनी, 4. हियर capital R and small p. How many, 4. They will combine with each other. What will be the combination? P P R R. All these are, as you know, heterozygous. कैसे हैं, heterozygous as well as hybrid. But अब ये कैसे होंगे, ये तीसरे वाले हैं. देखो P और R कैपिटल हो गया. हेंस एंड हेंस वॉलनट टाइप. कैसे हैं बेटा, ये वॉलनट टाइप के हैं. कितने मिलेंगे आपको, हियर वी विल गेट 16. ठीक है, कितने हमको मिल रहे हैं, 16. ऑल दीज आर वी गेटिंग इन F1 जनरेशन. दूसरा पॉसिबल स्टेप आप सभी को पता है. नाउ देयर विल बी व्हाट, सेल्फिंग. सेल्फिंग होगी तो क्या होगा, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r. अगेन कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स बनेंगे, हाँ बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे गैमेट्स. कौन कौन से, देखो पहले बनेगा कैपिटल P कैपिटल R. कैपिटल P कैपिटल R बन गया. फिर आपका दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से कैपिटल P स्मॉल r. तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, स्मॉल p कैपिटल R. चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, स्मॉल p एंड स्मॉल r. अब हम इसी का यूज़ करके बनाएंगे क्या, यूनिट स्क्वायर, और देख लेंगे कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, कहाँ, F2 जनरेशन में. चलो बनाते हैं बेटा. नाउ F2 जनरेशन, हाउ मैनी कॉलम्स, 1 2 3 एंड 4. चलो इधर बनाओ, 1 2 3 एंड 4. चलो 1 2 3. अभी एक और बनाना पड़ेगा. दिस वन इज व्हाट, 4. यहाँ से पॉसिबल क्या है बेटा, मेल गैमेट देख लीजिए. कैपिटल P कैपिटल R कैपिटल P स्मॉल r स्मॉल p कैपिटल R एंड स्मॉल p स्मॉल r. यहाँ पे क्या है, वही पुराना वाला, ये मान के चलते हैं फीमेल का है. कैपिटल P R कैपिटल P स्मॉल r स्मॉल p कैपिटल R एंड स्मॉल p स्मॉल r. वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. फटाफट देखिए आप यहाँ से, P P R R. फिर से क्या बनेगा, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल p स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल p स्मॉल r स्मॉल r. अब यहाँ से हम देखेंगे बेटा P टाइप कितने हैं, रोज टाइप कितने हैं, वॉलनट टाइप कितने हैं, और सिंगल कोट कलर किसका है. वॉलनट कौन होगा, जिसके पास 2 डोमिनेंट जीन होंगे. तो दिस वन इज व्हाट, फर्स्ट, सेकेंड, 4 5. यहाँ पे 2 नहीं है, 6 और ये भी नहीं है, 7. हाँ ये है यहाँ से, और दिस वन इज 8. ये स्मॉल हैं सब, ये भी सब स्मॉल हैं, और ये आपको यहाँ से मिल रहा है. तो इसको आप करेंगे कौन सा, ये 9वां है. तो वॉलनट कितने मिले, वॉलनट इज इक्वल टू 0.9. ठीक है. वॉलनट के बाद देखेंगे P टाइप, रोज टाइप एंड सिंगल. सिंगल एक ही होगा क्योंकि यहाँ से देखिए रिसेसिव कंडीशन है, तो सिंगल एक हो गया. P टाइप कौन होगा, जिसके पास कैपिटल P है और स्मॉल r है. तो कैपिटल P स्मॉल r एक यहाँ से दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा A.
दिस वन बी, कैपिटल पी स्मॉल आर, कैपिटल पी स्मॉल आर बेटा और कहाँ पे है, ए बी, तो ये हो जाएगा आपका सी। तो पी टाइप आपको कितने मिले, 3। रोज टाइप कितने मिलेंगे, जहाँ पे कैपिटल आर होगा लेकिन बाकी सब स्मॉल होंगे। कैपिटल आर कहाँ कहाँ पे है, 1 2 एंड 3। तो कितने मिले आपको रोज टाइप। तो ये जो फिनोटाइपिक रेशियो मिला, कहाँ मिला हमको, वी आर गेटिंग इन F2 जनरेशन। कहाँ मिल रहा है हमको, F2 जनरेशन में मिल रहा है। दैट इज सिमिलर विद द मेंडल व्हाट, फिनोटाइपिक रेशियो। ये मेंडल के फिनोटाइपिक रेशियो से जस्ट क्या करता है, सिमिलरिटी दिखाता है। और ये सभी क्या है, कोलाबोरेटिव जीन के एग्जाम्पल्स। अब यहाँ से आप देखिए, द वॉलनट टाइप दैट इज हियर, ऑल हैव कैपिटल P एंड कैपिटल R। यू कैन सी हियर, 2 जीन हैं जो कि डोमिनेंट स्टेट में हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका P टाइप में एक डोमिनेंट है, रोज टाइप में भी एक डोमिनेंट है, और सिंगल टाइप में कोई भी डोमिनेंट नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोलैबोरेटिव जीन एक्शन। इन द लास्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगला टॉपिक बेटा क्या है आपका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है बेटा, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सुटॉन। कौन से साइंटिस्ट थे, सुटॉन एंड वॉवेरी इन 1902। यानी ये जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, देयर वाज 2 साइंटिस्ट हु independently give this theory independently given by Sutton and Vauvery in 1902. ओके, इन्होंने कहा क्या, they pointed the behavior of chromosomes. They pointed the behavior of chromosomes parallel to Mendelian factor, or we can write in the bracket gene. यानी यहाँ पे हुआ क्या, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसका मेन पॉस्टुलेट क्या है, मेन मोटिव क्या है, व्हाट इज द मेन postulate of that is given by Sutton and Vauvery. तो इतना है बेटा, both Sutton and Vauvery pointed the behavior of chromosome parallel to the behavior of Mendelian factor. Parallel to the behavior यहाँ से लिख सकते हैं, parallel to behavior of मेंडेलियन फैक्टर। यानी इन्होंने बताया कि जो मेंडल ने बताया था उस समय उन्होंने क्रोमोसोम का यूज नहीं किया था, टर्म का, जीन टर्म का यूज नहीं किया था। मेंडल हैव यूज्ड द टर्म फैक्टर। सो व्हाट दे पॉइंटेड आउट दैट व्हेन मेंडल्स यूज द टर्म फैक्टर, देन ही आल्सो पोस्टुलेट दैट फैक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स inherited to the offspring, and the behavior of that factor is similar in the case of chromosomal behavior. यानी सुटॉन और बॉवेरी ने कहा क्या कि जो मेंडल ने यूज किया था टर्म फैक्टर, उसका जो बिहेवियर था और आज जो मैं यूज कर रहा हूँ टर्म क्रोमोसोम, इसका बिहेवियर जो है एक दूसरे के पैरेलल है। यानी इनका कहने का मतलब क्या था कि जो उस समय फैक्टर था आज वही जीन है, या उस समय जो कौन था फैक्टर था वही आज क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम पर जीन पाए जाते हैं। तो कहानी बहुत ही सिंपल है। अर्लियर मेंडल यूज द टर्म फैक्टर एंड सुटॉन एंड बॉवेरी यूज द टर्म chromosome at the place of term factor, and they told that on each chromosome there is a presence of gene. So this was the postulate.
अब हम यहाँ से देखेंगे व्हाट आर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थियरी। अब यहाँ से देखें, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ये थियरी बेटा क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी हम यहाँ से कुछ पॉस्टुलेट डिस्कस करेंगे एंड दीज पॉस्टुलेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोथ कंपैरेटिव एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स कंसीडर द पॉस्टुलेट नंबर 1। ओके, तो पॉस्टुलेट नंबर 1 इज हियर, क्रोमोसोम्स आर vehicle of हेरिडिटी। इन्होंने क्या बताया, सुटॉन और वावरी ने, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये एक व्हीकल होते हैं हेरिडिटी का। कहने का मतलब ये पेरेंटल कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में लेके जाने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, they are transmitted from parent to offspring। वही मैंने आपको बताया, यानी क्रोमोसोम्स बेटा एक व्हीकल है, एक सवारी की तरह है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किसको, जीन को, या हम कह सकते हैं कैरेक्टर्स को पेरेंट के लेके जाने का काम करते हैं। सो दिस वाज द मेन पोस्टुलेट नंबर 1 ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो व्हाट वाज द सेकंड पोस्टुलेट? टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स forms a homologous pair। यानी कहने का मतलब अगर दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम थे तो उनको लगा कि भाई ये तो हमारा भाई है और उन्होंने मिलकर एक संयुक्त परिवार बना लिया। कहने का मतलब अगर ये एक क्रोमोसोम था, दूसरा क्रोमोसोम ये था, ये एक दूसरे के एकदम सिमिलर थे, तो इन्होंने क्या किया, गठबंधन कर लिया कि अब हम दोनों मिलके क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। तो वही यहाँ पे है क्या, टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स form a homologous pair, and after forming a homologous pair, what is the next step? And gametes are present on chromosome in linear manner। ये कुछ खास नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है कि जो होमोलॉगस पेयर थे किसके, क्रोमोसोम पे, उन्हीं पे कौन सा, गैमीट्स की प्रेजेंस थी। बाद में वो क्या होते हैं, उनका सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन के बाद वो पेरेंट्स में इंडिपेंडेंटली आगे पहुंच जाते हैं। तो अगला हम स्टेप वही रखेंगे। थर्ड स्टेप, दे आर मीन्स दैट गैमीट्स दे आर segregated at the time of gamete formation। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सेग्रीगेट कैसे हुए, मान के चलते हैं एक ये था होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, ये मान के चलते हैं एक क्रोमोसोम ये था, दूसरा क्रोमोसोम बेटा यहाँ से इस तरह से था, ठीक है। मान के चलते हैं ये क्या था, मैटरनल, इसके पास N था, ये क्या था, पैटर्नल, इसके पास क्या था, N था। तो ये दोनों क्या हैं, यहाँ से देख रहे हैं आप, अलग अलग है, लेकिन जब आगे ये पहुँचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, यानी M+N, मैटरनल प्लस पैरेंटल, वी कैन से दैट M+P, सॉरी, ये आपका मैटरनल जिसको हम M लिख रहे हैं, पैरेंटल जिसको हम P से लिख रहे हैं, यानी N+N = 2N। यानी होता क्या है, यहाँ पे पहले ऑर्गेनिज्म क्या था, डिप्लॉयड था, ठीक है। डिप्लॉयड होने की वजह से जो लास्ट पेयर था क्रोमोसोम का वो सेक्स क्रोमोसोम था, आपको ये भी पता होता है, और बाकी जितने थे वो क्या थे, ऑटोसोम्स थे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा कि जो एक पर्टिकुलर मदर है या फादर है उसके पास अपना सेट होता है क्रोमोसोम का, जो क्या होता है, हाफ होता है, यानी 23 किसके पास होता है, मदर के पास, 23 किसके पास होता है, फादर के पास,
यानी दोनों क्या है, एन स्टेट में है। आगे चल के जब जाइगोट बनता है यानी ऑफस्प्रिंग बनती है तो फिर से डिप्लॉयड हो जाती है। यानी अर्लियर द ऑर्गेनिज्म वाज डिप्लॉयड, earlier the organism was diploid, but at the time of gamete formation gametes were haploid because there was a equal distribution of the chromosomes in each individual। वो जो आपके मदर और फादर थे उनमें ईच इंडिविजुअल में क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आगे चल के क्या हो गया, कंबाइन हो गया। तो वही पॉइंट हमने लिखा है, दे आर सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, अर्लियर दे वाज प्रेजेंट टुगेदर इन डिप्लॉयड कंडीशन, बट जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो वो अलग अलग हो गए। अगला है इंडिपेंडेंट पेयर। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली। यानी यहां से आपके मेंडल के दो लॉज दिख रहे हैं। ये लॉ आपका कौन सा है, दिस वन इज नोन एज व्हाट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। यहां से आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, जिसे आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। और ये वाला लॉ क्या बता रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी जो सुटॉन और वोवेरी की थ्योरी है कहीं ना कहीं ये मेंडेलियन थ्योरी से मिलके उसके साथ साथ चल रही है, क्योंकि यहाँ जो मेंडल के दो लॉज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों हमको दिख रहे हैं। तो इस स्टेप में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। एंड नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम्स आर म्यूटेबल। क्रोमोसोम्स आर म्यूटेबल, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा इनमें म्यूटेशन हो सकता है। बाय मीन्स ऑफ म्यूटेशन दे कैन फॉर्म अ डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेशन हो सकता है। देयर में बी डिलीशन, देयर में बी फ्रेम शिफ्ट। जब मैं आपको म्यूटेशन पढ़ाऊंगा वहाँ पे बताऊंगा म्यूटेशन के टाइप कितने हैं। सो क्रोमोसोम्स आर हाईली म्यूटेबल एंड म्यूटेशन में टेक्स प्लेस इन द क्रोमोसोम। सो ऑल दीज वर द मेन और इंपॉर्टेंट postulate of the chromosomal theory of inheritance. We will discuss in the last few important points again. ठीक है, एक लास्ट में देख लेते हैं, एक लास्ट में यहाँ से देख लीजिए बेटा, सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि लास्ट पेयर होते हैं, लास्ट पेयर डिटरमाइंस द सेक्स, डिटरमाइंस द सेक्स। यानी जो लास्ट पेयर होता है बेटा क्रोमोसोम का, यानी सेक्स क्रोमोसोम, वो किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन कर सकता है। जैसे हम लोगों में क्या होता है, मेल में एक्स एंड वाई, फीमेल्स में क्या होता है एक्स एंड एक्स। इफ एक्स कंबाइंस विथ एक्स देन फीमेल एंड इफ एक्स कंबाइंस विथ वाई देन मेल। तो 50-50 चांसेस होते हैं मेल और फीमेल के। तो ये मेन पोस्टुलेट थे किसके, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। नाउ वी विल डिस्कस सेपरेटली व्हाट वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुटॉन एंड व्हाट वर द कॉम्बिनेशन और कंट्रीब्यूशन ऑफ द वोवेरी। यानी सुटॉन ने क्या किया, वोवेरी ने क्या किया। आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन बनेंगे तो पूछा जा सकता है कि जो सुटॉन और वोवेरी थे दोनों ने मिलकर काम किया, तो दोनों ने अलग अलग कौन सा ऐसा काम किया। तो हम यहाँ से अलग अलग पहले देखेंगे कि दोनों का काम क्या था। अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले थियोडोर वोवेरी ने क्या कहा। सो थियोडोर, इनका पूरा नाम वोवेरी का क्या था, थियोडोर वोवेरी, थियोडोर वोवेरी ऑब्जर्व दैट embryonic development of sea urchins, इकाइनोडर्मेटा में आपने देखा होगा, ठीक है। थियोडोर वोवेरी ऑब्जर्व दैट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सी अर्चिन्स डू नॉट अकर unless क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। यानी वोवेरी ने अपना ऑब्जर्वेशन किस पे किया, सी अर्चिन पे किया। ये ध्यान देने वाली बात है, थियोडोर वोवेरी ने अपना ऑब्जर्वेशन कहाँ किया, सी अर्चिन्स पे किया। इन्होंने क्या बताया कि क्रोमोसोम्स का प्रेजेंस वहाँ पे क्या है, मैंडेटरी है। अब बात कर लेते हैं सुटॉन ने क्या किया, ठीक है। तो दूसरा यहाँ से क्या है बेटा, वाल्टर, इनका पूरा नाम क्या था, वाल्टर सुटॉन ऑब्जर्व द
separation of, observe the separation of chromosomes, ठीक है। वॉल्टर सुटॉन ने क्या देखा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। वॉल्टर सुटॉन ने क्या देखा बेटा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कहां देखा, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन बाय मियोसिस। यानी ध्यान देने वाली बात क्या है, अब हमको दोनों जो सुटॉन जी थे, वावेरी जी थे, दोनों साइंटिस्ट के आपके ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ से दिखे। क्या दिखा, सुटॉन ने क्या देखा, सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स देखा जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, मियोसिस से। और वावेरी जी ने क्या देखा, इन्होंने बताया कि अगर क्रोमोसोम नहीं है तो जो सी अर्चिन्स हैं उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो वावेरी जी ने सी अर्चिन्स को कंसीडर किया और सुटॉन जी ने मियोसिस को कंसीडर किया। दोनों में ये बताया गया कि क्रोमोसोम्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सिंपली सजेस्ट दैट क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल ऑफ द हेरिडिटी। इन द लास्ट कंक्लूजन में क्या देखेंगे बेटा, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन chromosomes, hence they show similar behavior। वो आप सभी को पता है, एक ये पॉइंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि क्रोमोसोम पे जीन होते हैं, इस वजह से वहाँ पे सिमिलर बिहेवियर होता है। तो कंक्लूजन अब हम यहाँ से देखते हैं, एक कंक्लूजन यहाँ से देखिए, लेट्स कंसीडर दिस वाज अ क्रोमोसोम। ये कहाँ से था बेटा, मदर, यानी हम इसको कह सकते हैं मैटरनल एन सेट। दूसरा अगेन फ्रॉम फादर, ठीक है, यहाँ पे भी क्या था, एन कहाँ से मिला, ये फादर से मिला, इसको हम कह सकते हैं मैटरनल। दिस वन इज व्हाट, पैटर्नल। फिर क्या हुआ, ये दोनों आगे चल के क्या कर जाएंगे, कंबाइंड कर जाएंगे। एन प्लस एन इज इक्वल टू 2n, यानी ये कहाँ 2n हो जाएंगे, ऑफ स्प्रिंग में। और ये कहाँ थे, हाफ एंड हाफ, गैमेट्स में। कहाँ थे, गैमेट्स में। एंड दीज टू क्रोमोसोम्स, इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये दोनों जो क्रोमोसोम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दे हैव देयर ओन सेट, means that they are segregated, but when offspring will form they will again restore their normal chromosome number, that is what 46, यानी 23 यहाँ पे था, 23 यहाँ पे था, यानी n और प्लस n मिला तो 23 कितना हो गया, 46, यानी हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इज इक्वल टू डिप्लॉइड। यही कंक्लूजन है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सब कुछ कौन है, क्रोमोसोम पे जीन है, वही पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में चला जाता है। सुटॉन और वावेरी ने अपना अपना अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिया।